जब मैं 14 साल की हुई तो मेरे पिता की कोल माइंस में मौत हो गई। हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मुझे जमींदार के अस्तबल में काम मिल गया। एक दिन मुझे अकेला पाकर जमींदार ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अचानक ही एक मसीहा पैदा हो गया। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले का कत्ल कर दिया जा रहा था। लेकिन जब कातिल का पता चला तो सबके सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कातिल एक मेरा नाम टीना है। हमारे जिले में एक बहुत बड़ा कोल माइंस है। ज़्यादातर लोग माइंस में ही काम करते हैं। मैं अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ रहती हूँ। मेरी बहन 9 साल की है। अचानक ही एक दिन कोल माइंस के इंचार्ज हमारे घर पर आए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। हमारे ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, इसलिए उनके मौत के बाद हमें कोई भी पैसा नहीं मिला। कोल माइंस में लड़कियों का काम करना मना है। हमारे घर में अब कोई भी मर्द नहीं बचा था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम घर का खर्चा अब कैसे चलाएं। मेरी माँ ने लोगों के घर में काम ले लिया। मैं घर की अब बड़ी बेटी थी। मैं भी काम ढूंढने लगी। स्कूल के बाद मुझे जमींदार के अस्तबल में काम मिल गया। मैं उनके घोड़े का देखभाल करती थी। 2 से 6 बजे तक का काम था, पर पैसे कुछ ज्यादा नहीं थे। मेरी माँ 3 घर में काम करती थी, पर हमारे पास जो भी पैसे आने वाले थे वह गुजारे के लिए काफी नहीं थे। कोल माइंस के अलावा हमारे घर से सटा हुआ एक जंगल भी था। जब मैं 9 साल की हुई तब मेरे पिता मुझे जंगल ले जाया करते थे। जानवरों का शिकार करते थे और मुझे भी बताते थे कि किस तरह से जानवरों को पकड़ सकते हैं। और मेरे पिता चाहते थे कि हम दोनों बहनें अच्छे से पढ़ाई करें ताकि हमारी गरीबी मिट सके। इतने अच्छे पिता को खोकर आज हम बेसहारा हो गए थे। एक रोज मैं काम करने जमींदार साहब के घर गई। जब मैं अंदर घुसी तो मैंने देखा उस दिन काम करने वाले दूसरे लोग नहीं हैं। मैंने देखा माली आज नहीं आए हैं। गाय को संभालने वाली फूल मौसी भी आज नहीं आई है। घर के काम करने वाले रामू काका भी मुझे नजर नहीं आए। घर की खाना बनाने वाली भी पता नहीं कहाँ थी। चौकीदार के अलावा एक मैं ही अकेली वहाँ पर थी। भी मुझे लगा कि मेरे सामने कोई आकर खड़ा हो गया। मैंने ऊपर देखा तो मैं चौंक गई। सामने जमींदार साहब खड़े थे। मैंने उनको नमस्ते किया। वह मुझे ताड़ने लगे। मुझे कहा अंदर आ जाओ। मैं काफी घबरा गई। जमींदार काफी हट्टे कट्टे थे। उनकी बीवी का देहांत बहुत ही पहले हो चुका था। मैंने सुन रखा था कि वह चरित्रहीन इंसान है, पर मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, मात्र 14 साल की हूँ। कहीं उनकी बुरी नज़र मुझ पर तो नहीं पड़ जाएगी। मैं डरते डरते अंदर गई तो जमींदार साहब ने मुझे बैठने को कहा। मैं नीचे जमीन पर ही बैठ गई। उन्होंने कहा मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई है। तुम्हारी मम्मी तो भरी जवानी में विधवा हो गई। बहुत ही मुश्किलों से तुम लोगों का घर चल रहा होगा ना। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। सच में हमारा बहुत ही बुरा हाल था। मुझे रोता देखकर उन्होंने कहा अरे रोती क्यों हो पगली? जो इंसान सर से पांव तक इतना खूबसूरत हो उन्हें रोने की क्या जरूरत है? चलो मेरे साथ नीचे चलो। मैं काफी डर गई। मुझे लगा कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे। हुक्म का पालन करना ही था, क्योंकि वह काम भी चला गया तो और भी मुसीबत हम पर आ जाएगी। मैं डरती हुई उनके साथ नीचे बेसमेंट में गई। वहाँ बेसमेंट में उनका आवारा बेटा बैठा हुआ था। मुझे देखते ही वह गंदी नजर से मुझे घूरते हुए मेरे पास आ गया। अपने पिता की तरफ देखकर वह मुस्कुराया। जमींदार का बेटा भी बाप की तरह ही एक नंबर का अय्याश था। गरीबों की इज्जत कुचलने में देर नहीं करते। जमींदार मुझे अपने बेटे के पास छोड़कर ऊपर चले गए। उनका बेटा मेरे करीब आया और मुझे एक जगह लेकर कहा यहीं पर खड़ी रहो। उसके बाद उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो उसने मेरे सिर पर एक सेब रख दिया और फिर दूर से उस पर तीर से निशाना लगाने लगा। डर के मारे मैं कांप रही थी, क्योंकि अगर उसका निशाना चूका तो मेरे सिर पर आकर लगेगा और मेरी मौत हो जाएगी। यह कैसा अय्यासी भरा खेल खेल रहा है? मेरी जिंदगी की तो उसके सामने कोई कीमत ही नहीं है। उसने मुझे कहा अगर तुम हिली तुम्हारी जान चली जाएगी, इसलिए कांपना बंद करो। मैं वहाँ बिना हिले खड़ी हो गई तो उसने सेब पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। जब डर के मारे मेरे चेहरा बिल्कुल ही लाल हो गया तब वह मेरे करीब आया। वहाँ पर जो सोफा था मुझे लेकर गया। वह बैठ गया और मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। गंदी मुस्कुराहट देकर कहा अगर तुम हमारी बात मान जाओ तो तुम्हारी गरीबी मिटा दूंगा। मैंने कहा मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मुझे कोई ऐसा वैसा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं उठी और वहाँ से चली गई, पर जैसे ही मैं ऊपर पहुँची जमींदार साहब खड़े थे।
उनको देखकर मैं फिर से चौंक गई। उन्होंने कहा, कल अपनी माँ को अपने साथ लेकर आना। तुम दोनों अगर हमारी बात मानो तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। अपना काम निपटाकर मैं जल्दी जल्दी अपने घर गई और घर जाकर रोने लगी। मेरी माँ ने मुझे रोता देखकर मेरे पास आई और बोली, बेटा क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी तो उनके सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। अगले दिन मेरी माँ भी मेरे साथ जमींदार के घर आई। जमींदार मेरी माँ को देखता ही रह गया। उसने मेरी माँ से कहा, तुम तो भरी जवानी में विधवा हो गई हो, तुम्हारी हर जरूरत मैं मिटा दूंगा, बस तुम एक बार हाँ कह दो। मेरी माँ ने कहा, साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपना पेट भरने के लिए हमें यह सब काम करने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी माँ वहाँ से निकल गए। बाहर आकर मैं अस्तबल में काम करने लगी और मेरी माँ घर चली गई। अगले ही दिन हमारी बिजली चली गई। जब हमने पता लगाया तो पता लगा कि बिजली का बिल न देने के कारण बिजली काट दी गई है। अब हमें रात के वक्त अंधेरे में ही रहना था। सुबह जब मेरी माँ राशन लेने गई तो दुकानदारों ने अब राशन देने से मना कर दिया। कहा, पहले अपनी उधारी चुकाओ, फिर जाकर तुम्हें राशन मिलेगा। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारे भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी। बिल्कुल नाउम्मीद होकर मैं मार्केट में गई और इधर उधर कुछ पड़ा खाना ढूंढने लगी। तेज बारिश हो रही थी। जब मैं रोटी बनाने वाली दुकान के सामने पहुंची तो वहां खड़ी होकर रोटी बनाना देखने लगी। दुकान के मालिक का बेटा सुमित, जो मेरी ही उम्र का होगा, वह रोटियां बना रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। भूख के मारे मैं कांप रही थी। मैं इधर उधर खाना ढूंढ रही थी, तभी उसने जानबूझकर रोटियां जला दी। उसके पिता उसके पास आकर उसे बहुत डांटने लगे। उन्होंने कहा, तुमने इतना नुकसान कर दिया, जाओ रोटी कुत्ते को डाल आओ। तभी अचानक ही वह मेरे पास आया और मेरी तरफ रोटियां फेंका। मैं उसको उठाई। अब मुझे जीने की उम्मीद उसने दे दी थी। रोटियों को लेकर दौड़ती हुई मैं अपने घर पहुंची। हम तीनों ने मिलकर वह रोटियां खाई। सुमित की एक नेकी ने अब मुझे जीने की उम्मीद दे दी थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं जंगल में जाकर शिकार करूंगी। मेरे पिता ने जानवर का शिकार तो पहले ही सिखा रखा था। अब बिना हाथ पैर फैलाए हमारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। जंगल में शिकार करना कानूनन जुर्म था, पर फिर भी गरीब लोग चोरी छिपे थोड़ा बहुत शिकार कर लिया करते थे। अगली सुबह ही मैं जंगल गई। इधर उधर भटकने के बाद मुझे एक खरगोश नजर आया। मैंने अपना तीर धनुष जंगल में ही छुपा रखा था और शिकार मेरे सामने था। फिर क्या था, एक तीर से मैंने उस खरगोश को मार डाला। वहाँ से खरगोश को लेकर मैं तार को पार किया और सीधे मार्केट आ गई। मार्केट में खरगोश का मीट बेचने लगी। तभी सुमित के पिता मार्केट में आए और मुझे खरगोश बेचता देख मुझसे खरगोश खरीद लिया। सुमित के पिता मेरी माँ को पसंद करते थे। वह उनसे शादी करना चाहते थे, पर मेरी माँ ने मेरे पिता को चुना। मुझे लगता है कि वह अभी भी मेरी माँ को पसंद करते हैं, हालांकि उनकी बीवी अभी भी जीवित हैं। जंगल के शिकार से धीरे धीरे मेरा घर चलने लगा। पर एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी कि मार्केट के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मार्केट में किसी लड़के का कत्ल कर दिया गया था। वह लड़का लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी किया करता था और मौका मिलने पर उनके साथ गलत काम करता था। कई लोग बोलने लगे, लगता है अब लड़कियों का मसीहा पैदा हो गया है। हमारे शहर में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी कुछ ज्यादा ही होती थी और गरीब औरतों के साथ गलत काम भी किया जाता था। अब शहर में यह कौन मसीहा पैदा हो गया जिसने कत्ल कर दिया? शहर के अच्छे लोगों पर पुलिस को शक होने लगा। मेरा एक दोस्त था विक्रम, हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं और जब मेरे पिता मुझे शिकार पर ले जाया करते थे तो विक्रम भी हमारे साथ जाता था और अब मेरे पिता नहीं रहे तो मैं और विक्रम साथ में शिकार करते थे। विक्रम के पिता की मौत बहुत ही पहले हो चुकी है। अब वह माइंस में काम नहीं करना चाहता। उसके 2 छोटे भाई हैं और परिवार की जिम्मेदारी अब उस पर ही है। जब मैं घर गई तो मेरी माँ और मेरी बहन उस कत्ल को लेकर ही बात करने लगी। मेरी माँ ने कहा, जरूर विक्रम ने ही कत्ल किया होगा क्योंकि वह बहुत ही ताकतवर है। मेरी बहन ने कहा, नहीं, सुमित भी कत्ल कर सकता है क्योंकि वह भी बहुत अच्छा इंसान है। उसने हमें रोटी खाने को दी जब हमें उसकी सबसे अधिक जरूरत थी। अगले ही दिन फिर से एक कत्ल हो गया। जिसका कत्ल हुआ था वह भी आवारा लड़का था और लड़कियों के साथ गलत काम किया करता था। अब गाँव के लोगों के मन में डर पैदा होने लगा। जमींदार शाम को हमारे घर आए। उन्हें देखकर हम में से
कोई भी खुश नहीं था। अचानक ही जमींदार की नज़र मेरी छोटी बहन पर पड़ी। उन्होंने कहा, तुम तीनों ही कमाल के खूबसूरत हो। तुम तीनों को अपनी जवानी इस तरह से गरीबी में गुजारने की जरूरत नहीं है। तुम तीनों हमारे साथ रहने के लिए आ जाओ। तुम हमें खुश रखना और हम तुम्हें खुश रखेंगे। मेरी माँ इस बात पर गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, जमींदार साहब, शहर में औरतों का रखवाला आ चुका है। अगर आप इस तरह से हमारे ऊपर बुरी नजर डालेंगे तो कहीं उसे खबर हो गई तो आप पर मुसीबत पड़ सकती है। जमींदार गुस्से से मेरी माँ को घूरता हुआ वहाँ से चला गया। अब हर दिन ही किसी न किसी का कत्ल होने लगा। लड़कियों के साथ अत्याचार करने वाले अब धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। पुलिस को अब जिन जिन पर शक हो रहा था उन्हें पकड़कर ले जा रहे थे। मेरे दोस्त विक्रम और सुमित से भी पूछताछ की गई। यहाँ तक कि विक्रम के छोटे भाइयों तक को नहीं छोड़ा गया। हर एक मर्द से पूछताछ होने लगी। पुलिस पर अब बहुत ज्यादा दबाव था कि उस कातिल तक पहुंचे, पर न जाने क्यों हमारे कस्बे की औरतें अपने आप को महफूज समझने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब हमारे साथ कोई भी गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि हमारा रखवाला आ चुका है। एक दिन मैं जंगल में शिकार से वापस आ रही थी कि जमींदार का बेटा मेरे सामने आ गया। मुझे वह गंदी नजर से घूरने लगा। उसने मुझसे कहा, आज तो मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। यह कहकर वह मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, अब हमारा रखवाला इस शहर में आ चुका है, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसने कहा, मैं जमींदार का बेटा हूँ और एक बेहतरीन तीरंदाज हूँ। देख रही हो, मैं तीर धनुष अपने साथ ही लेकर आया हूँ। अगर वह कातिल मेरे आसपास भी आया तो मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें हासिल करके ही छोड़ूंगा। यह कहकर वो मेरे ऊपर झपटने के लिए दौड़ा। तभी एक तीर चली। पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने लाश पड़ी थी। पुलिस ने आकर लाश का चेहरा देखा तो उनका दिल दहल उठा। कत्ल का रहस्य अब सुलझने ही वाला था। विक्रम का परिवार, सुमित का परिवार, मेरा परिवार सब वहाँ मौजूद थे। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सब के सब चुप थे। तभी पुलिस मेरे पास आई और मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी। पुलिस ने कहा, तुम्हें 10 लोगों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जमींदार के बेटे की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। सभी लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद पुलिस को ऐसा लग रहा था कि यह कातिल कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। मैं एक बेहतरीन तीरंदाज हूँ और जितने भी लोगों का कत्ल हुआ सबका कत्ल तीर से ही किया गया। जब पुलिस का शक मुझ पर गया तो उन्होंने मेरे पीछे एक आदमी लगा दिया। मुझे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था। उसके आदमी ने मुझे जमींदार के बेटे का कत्ल करते हुए देख लिया। हालांकि वह उसे बचा नहीं पाया। मैं रंगे हाथों पकड़ी गई थी, पर मैं नाबालिग हूँ। मुझे जेल ना भेजकर बच्चों के करेक्शन होम में भेज दिया गया। जब मैं 18 साल की हुई तो मुझे वहाँ से छोड़ दिया गया। जब मैं करेक्शन होम से बाहर निकली तो बाहर मेरी माँ और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रहे थे। विक्रम और सुमित दोनों वहाँ पर खड़े थे। मेरी अनुपस्थिति में दोनों ने ही मेरी माँ का ख्याल रखा था और दोनों ही मुझसे प्यार करते थे। मुझे पता था कि अगर मैं एक को चुनूंगी तो दूसरा का दिल टूटेगा और मुझे पता नहीं कि मैं दोनों में से किसे चुनूं। क्या मैं दोनों से शादी नहीं कर सकती? ऐसे भी मैं एक कातिल ही तो हूँ। मैं दोनों को संभाल लूंगी अगर यह समाज इस बात की इजाजत दे तो। फिलहाल मेरी शादी का रहस्य वैसे ही रहने देते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।